एक खूबसूरत नॉर्वेजियन कस्बा, नीले गहरे समुद्री खाड़ी का मनमोहक नजारा और पर्यटकों से भरी जीवंत रातें। लेकिन इन्हीं शांत जलराशियों के नीचे कोई अज्ञात कथुलू जैसा भयावह जीव छिपा हुआ था। हाँ, यहीं से इस रोमांचक और डरावनी कहानी की शुरुआत होती है। बाहर से शांत और सुखद दिखने वाला ये छोटा सा कस्बा अपने भीतर एक ऐसा भयानक रहस्य छिपाए बैठा था जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस दिन दो युवा अपनी जेट स्की पर सवार होकर नॉर्वे की एक समुद्री जलधारा में तेज रफ्तार से दौड़ रहे थे। वे हवा को चीरते हुए गति के रोमांच का आनंद ले रहे थे। इंजन की गड़गड़ाहट पानी की गहराइयों तक पहुंच रही थी, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी यह आवाज झील की अथाह गहराई में छिपे एक भयावह अस्तित्व को जगा चुकी है। जब वे लहरों पर बेफिक्र होकर फिसल रहे थे, तभी झील की तलहटी से एक विशाल काला साया चुपचाप उनकी ओर बढ़ रहा था। उसी समय कुछ कयाकिंग प्रेमी आपातकालीन स्थिति में खुद को बचाने का अभ्यास कर रहे थे। एक महिला ने गहरी सांस ली और अचानक अपनी कयाक को पलटते हुए पानी में छलांग लगा दी। उसका साथी उसकी नाव पर नजर बनाए हुए था, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वह कयाक रहस्यमय ढंग से पानी के भीतर डूब गई। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। इधर समुद्री शोधकर्ता योहाना तेजी से अपनी कार चलाते हुए खाड़ी की ओर जा रही थी। उसे अभी अभी मछली पालन क्षेत्र के पास से एक असामान्य वीडियो मिला था। वीडियो में बड़ी संख्या में सैल्मन मछलियां नियंत्रण खोकर किनारे पर चढ़ती दिखाई दे रही थी। यह दृश्य उसके मन में बेचैनी पैदा कर चुका था। लेकिन जब वह घटनास्थल पर पहुंची तो वहां सैल्मन मछलियों के सभी शव पहले ही साफ किए जा चुके थे। वहां केवल खाली पालन जाल और उन्हें पकड़कर रखने वाले बड़े फ्लॉट बचे थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कई टन वजन सहने वाले मजबूत फ्लॉट पूरी तरह फट चुके थे। उन उपकरणों का कुल वजन भी कई टन था। आखिर कौन सी ताकत उन्हें गहरे समुद्र में खींचकर फिर वापस किनारे तक फेंक सकती थी? इन सवालों का जवाब न मिलने पर योहाना सीधे मछली पालन केंद्र के मुख्य बेस पर पहुंची। वहां का प्रभारी एरिक एक ध्वनि तरंग उत्सर्जक उपकरण को पानी में उतार रहा था। नियंत्रण कक्ष में मौजूद ऑपरेटर ओ गोर्ग को सिस्टम से चेतावनी मिली कि उपकरण अत्यधिक आवृत्ति पर काम कर रहा है, लेकिन चेतावनी मिलने के बावजूद उसने आवृत्ति कम नहीं की बल्कि अलार्म ही बंद कर दिया। दरअसल इस फार्म में सैल्मन मछलियों का बड़े पैमाने पर पालन किया जाता था, जिसके कारण उनमें एक विशेष प्रकार के परजीवी रोग फैलने का खतरा रहता था। यह रोग न केवल मछलियों की वृद्धि और गुणवत्ता को प्रभावित करता था, बल्कि अंततः उन्हें मार भी देता था। इस समस्या को खत्म करने के लिए फार्म ने योहाना द्वारा विकसित ध्वनि तरंग आधारित परजीवी नियंत्रण तकनीक अपनाई थी। यह तरीका सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल माना जाता था। इस नई तकनीक की सफलता देखकर फार्म के मालिक योस्थान ने अपने व्यवसाय को और विस्तार देने की योजना बनाई। उसी समय वह समुद्र के बीच बने एक आलीशान होटल में जापानी निवेशकों के सामने अपने प्रोजेक्ट का प्रस्तुतिकरण कर रहा था। वह चाहता था कि निवेश मिलने पर उच्च गुणवत्ता वाले सैल्मन उत्पादन को 3 गुना तक बढ़ाया जा सके। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसी तकनीक की आविष्कारक योहाना इस समय समुद्री अनुसंधान संस्थान की ओर से उसके फार्म की जांच कर रही थी। उसे शक था कि किसी ने उसकी तकनीक के मूल पैरामीटर बदल दिए हैं और अवैध रूप से उपकरण को ओवर फ्रीक्वेंसी पर चलाया जा रहा है, जिससे गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। सच्चाई जानने के लिए योहाना ने एक जीवित सैल्मन पकड़ी। उसने पहले जांच की कि मछली में कोई परजीवी मौजूद है या नहीं। फिर उसने उसका दिल निकालकर ध्वनि तरंग उपकरण के पास रखा और धीरे धीरे आवृत्ति बढ़ाने लगी। परीक्षण के नतीजे बेहद चिंताजनक थे। अधिकतम शक्ति पर यह ध्वनि तरंग मछली के ऊतकों को भीतर से ध्वस्त कर देती थी और मृत्यु दर लगभग 100% तक पहुंच जाती थी। तभी फार्म से सूचना आई कि चौथा ध्वनि उपकरण अचानक ऑफलाइन हो गया है। एरिक ने तुरंत उसे पानी से बाहर निकलवाया। जब वह और योहाना मिलकर उसकी जांच कर रहे थे, तभी उपकरण के भीतर से किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने उत्सुकता से ढक्कन खोला तो पाया कि अंदर का मुख्य मॉड्यूल बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, मानो किसी ने जानबूझकर उसे तोड़ फोड़ कर नष्ट किया हो। एरिक ने सावधानी से हाथ अंदर डाला और वहां से एक अजीब जीव निकाला, जिसे दोनों ने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही देर बाद उस अज्ञात जीव को प्रयोगशाला के विच्छेदन कक्ष में ले जाया गया। समुद्री जीवों के डेटाबेस से तुलना करने पर पता चला कि वह किसी ऐसी प्रजाति से संबंधित था जो समुद्र की अत्यंत गहरी और अंधेरी परतों में रहती है, जहां कभी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। उसके शरीर से जैव दीप्ति पैदा करने वाले पदार्थ निकलते थे और उसकी विशेषताएं परजीवी जीवों जैसी थीं। यदि वह वास्तव में एक परजीवी था तो उसका मेजबान जीव कितना विशाल और भयावह होगा, इसकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस बीच कस्बे में पहले गायब हुए लोगों के बारे में भी नई जानकारियां सामने आने लगी। सबसे पहले लंबे समय से लापता जेट स्की समुद्री लहरों के साथ बहकर किनारे आ गई। फिर मछली फार्म की निगरानी प्रणाली में
कुछ ऐसा दिखाई दिया जो शुरू में एक भटकी हुई डॉल्फिन जैसा लगा, लेकिन जब यूहाना स्वयं पानी में उतरकर जांच करने गई तो सच्चाई देखकर सन्न रह गई। वह कोई डॉल्फिन नहीं बल्कि इंसान की लाश थी। जल्द ही पुलिस भी वहां पहुंच गई। मृत महिला की पहचान फार्म मालिक योस्तान की पत्नी के रूप में हुई। जब यह पुष्टि हो गई कि वह पहले लापता हुए 2 पर्यटकों में से एक थी, तब यूहाना ने पुलिस को अपनी नई खोज दिखाई। शव पर बड़ी मात्रा में जैव दीप्ति वाले चमकीले पदार्थ के निशान मौजूद थे। यह वही पदार्थ था जो उस अज्ञात गहरे समुद्री परजीवी के शरीर में मिला था, और उसकी मात्रा देखकर स्पष्ट था कि वह जीव जिसने यह पदार्थ छोड़ा था आकार में बेहद विशाल रहा होगा। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। अभी इन दोनों पर्यटकों की गुमशुदगी का मामला सुलझा भी नहीं था कि कयाकिंग करने वाले अन्य लापता लोगों के शव भी एक एक करके किनारे लगने लगे। कुछ शवों की हालत इतनी भयावह थी कि उनके शरीर का केवल आधा हिस्सा ही बचा था। मामला बेहद गंभीर हो चुका था, इसलिए पुलिस ने अस्थायी रूप से पूरे समुद्री तट को बंद कर दिया। लेकिन एक नई समस्या सामने आ गई। पर्यटकों को लाने वाली फेरी पहले ही समुद्र में निकल चुकी थी और अब तक वापस नहीं लौटी थी। दूसरी ओर यूहाना की जांच भी आगे बढ़ रही थी। उसे जल्द ही एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। मछली फार्म से लगभग 1300 मीटर दूर गहरे पानी में भी वही ध्वनि तरंग संकेत दर्ज किए गए थे। चूंकि यह निश्चित नहीं था कि ऐसी तरंगें समुद्र के अन्य जीवों को नुकसान पहुंचाएंगी या नहीं, इसलिए एरिक ने उपकरण लगाते समय विशेष सुरक्षा सीमाएं निर्धारित की थी। लेकिन अब साफ था कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। और जब उन्होंने ध्वनि प्रणाली के रिकॉर्ड की जांच की तो पता चला कि लॉग फाइलों में भी भारी विसंगतियां मौजूद थीं। ये स्पष्ट था कि किसी ने जानबूझकर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है। अब तक हुई सारी असामान्य घटनाओं को जोड़ते हुए एरिक को अचानक कुछ समझ में आया। वह तुरंत नियंत्रण कक्ष पहुंचा और ओगोर्ग से सभी लॉग रिकॉर्ड निकालने को कहा। वह स्वयं सुरक्षा सेटिंग्स की जांच करना चाहता था। साथ ही उसने योस्तान को फोन मिलाया और गुस्से में उससे पूछने लगा कि क्या उसने गुप्त रूप से ध्वनि उपकरणों की सेटिंग्स बदल दी थीं। दूसरी ओर यूहाना ने उस विशाल शव के आकार का अनुमान लगाकर यह निष्कर्ष निकाला कि उन परजीवियों का मेजबान कम से कम किसी विशाल व्हेल जितना बड़ा जीव अवश्य होगा। अब यह भी साफ हो गया था कि ध्वनि तरंग उपकरणों का इस्तेमाल केवल सैल्मन मछलियों से परजीवी हटाने के लिए नहीं किया जा रहा था, बल्कि उनमें कुछ और गुप्त सेटिंग्स भी मौजूद थीं। यह बात पता चलते ही एरिक ने तुरंत ध्वनि प्रणाली बंद करने का फैसला किया, लेकिन ओगोर्ग ने उसे रोक दिया। उसका कहना था कि वह केवल योस्तान के आदेश पर ही सिस्टम बंद करेगा। साफ दिखाई दे रहा था कि दोनों पहले से मिले हुए हैं। ओगोर्ग का मजबूत शरीर देखकर एरिक भी उससे जबरदस्ती नहीं कर सका और मजबूर होकर इंतजार करने लगा। उधर निवेशकों के साथ सौदा पक्का करने के बाद योस्तान भी जल्दबाजी में नियंत्रण केंद्र पहुंचा, लेकिन उसने भी सिस्टम बंद करने से साफ इनकार कर दिया। उसने यहाँ तक कह दिया कि चाहे वे खाद्य सुरक्षा विभाग में उसकी शिकायत ही क्यों न कर दें। दरअसल निवेशकों ने उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बड़ी शर्त रखी थी। वे उत्पादन को 3 गुना नहीं बल्कि पूरे 10 गुना बढ़ाना चाहते थे। इतनी बड़ी कमाई सामने देखकर योस्तान अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं था। जब यूहाना और एरिक पूरी तरह असहाय महसूस कर रहे थे, तभी अचानक मॉनिटर पर एक चेतावनी दिखाई दी। किसी ध्वनि मॉड्यूल का संपर्क टूट गया था। असल में योस्तान की बेटी मारिया अपने दोस्तों के साथ चुपके से मछली फार्म में घुस आई थी और ध्वनि उपकरणों को नष्ट कर रही थी। इससे पहले जो वीडियो यूहाना ने देखा था, जिसमें सैकड़ों सैल्मन मछलियां दिशा खोकर समुद्र तट पर चढ़ गई थीं, वह वीडियो भी मारिया ने ही रिकॉर्ड किया था। वह फार्म उसके पिता की कई जलपालन परियोजनाओं में से एक था। लेकिन मारिया को अपने पिता के नुकसान की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वह चाहती थी कि सभी फार्म बंद कर दिए जाएं। उसे यकीन था कि समुद्र में लगाए गए ये ध्वनि उपकरण मछलियों की प्राकृतिक दिशा पहचानने की क्षमता को बिगाड़ रहे हैं, जिसके कारण वे रास्ता भटक कर किनारों पर आ मरती हैं। समुद्री पर्यावरण को बचाने के जुनून में वह कुछ उत्साही युवाओं के साथ मिलकर इन उपकरणों को नष्ट करने निकली थी। फार्म के पास पहुंचने के बाद उनमें से एक लड़के ने गोताखोरी का सूट पहना और चुपचाप पानी में उतर गया। उसने कुछ ही देर में पहला उपकरण खोलकर नष्ट कर दिया, लेकिन तभी अचानक वह बुरी तरह घबराकर तेजी से पानी की सतह की ओर लौटा। अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसी अज्ञात जीव ने उसे अपना शिकार बना लिया था। लड़का पानी में बेतहाशा हाथ पैर मारता रहा और कुछ ही क्षणों में सतह पर खून के बड़े बड़े बुलबुले उभरने लगे। उसी समय एरिक ने देखा कि एक उपकरण अचानक गायब हो गया है। उसने दूरबीन उठाकर समुद्र की ओर देखा और वहाँ प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी मारिया को मदद के लिए चिल्लाते पाया। जब एरिक और योस्तान उसे बचाने के लिए नियंत्रण कक्ष से बाहर भागे, तभी ओगोर्ग के कंप्यूटर पर भी एक और चेतावनी दिखाई दी। इसके साथ ही पूरा प्लेटफॉर्म जोरदार तरीके से हिलने लगा। यूहाना के मन में एक अनजाना डर पैदा हो गया। उसने तुरंत ओगोर्ग से सभी ध्वनि उपकरण बंद करने को कहा और खुद बाहर जाकर स्थिति देखने लगी। इस बीच योस्तान किसी तरह मारिया को प्लेटफॉर्म पर खींच लाया, लेकिन समुद्र के बीच स्थित पूरा फार्म इतनी जोर से हिल रहा था
कि सभी लोग लगभग पानी में गिरने वाले थे। खतरा बढ़ता देख योहाना ने सबको तुरंत नियंत्रण कक्ष में लौटने का आदेश दिया। फार्म के अंदर मौजूद सैल्मन मछलियां भी मानो किसी भयावह खतरे को महसूस कर चुकी थीं। वे पागलों की तरह अपनी पूंछें मार रही थीं। उनके टकराने से बने घावों से पानी लाल होने लगा। तभी योहाना को ऐसा लगा जैसे कोई विशाल चीज उनकी ओर बढ़ रही हो। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे जोरदार कंपन हुआ। फार्म को समुद्र तल से बांधने वाली विशाल एंकर चेन टूट गई। लगभग उसी समय समुद्र के ऊपर घना कोहरा छा गया। योहाना अब भी समझने की कोशिश ही कर रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। तभी कोहरे के भीतर से एक विशालकाय टेंटेकल आसमान को चीरता हुआ उभरा और सीधे फार्म की ओर झपटा। यदि वह समय रहते झुक न जाती तो उसी क्षण उसकी मौत तय थी। डरी हुई योहाना भागकर वापस नियंत्रण कक्ष में पहुंची और उसने सभी को बताया कि उसने क्या देखा है। उसने चेतावनी दी कि अब किसी भी प्रकार की आवाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही उस राक्षसी जीव को उनकी ओर आकर्षित कर रही है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नियंत्रण कक्ष के बाहर से एक और अजीब आवाज सुनाई दी। सभी लोग कांच के पार देखने लगे और जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। बाहर वही परजीवी जीव मौजूद थे जिन्हें योहाना पहले प्रयोगशाला में देख चुकी थी। वे साधारण कीड़ों की तरह नहीं बल्कि पिस्सुओं की तरह उछलकर जीवित प्राणियों पर हमला कर सकते थे। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि छत के वेंटिलेशन पाइपों के भीतर से भी उनके रेंगने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे हर जगह फैल चुके हों। कुछ ही देर में पहला परजीवी पाइप से निकलकर कमरे के भीतर आ गिरा। सभी लोग भय से जमे खड़े थे। तभी मारिया ने तुरंत अपनी जैकेट उतारी और उस जीव पर फेंक दी। फिर उसने पूरी ताकत से उसे कुचल दिया। उसी समय ओगोर्ग ने खिड़की से बाहर देखा और दहशत में जम गया। उस विशाल राक्षस के टेंटिकल अब पूरे नियंत्रण कक्ष को घेर चुके थे। यह दृश्य इतना भयावह था कि उसका काम करने का साहस खत्म हो गया और वह जान बचाकर भाग निकला। दूसरी ओर बाकी लोग सावधानी से राक्षस से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक विशाल टेंटिकल ने मारिया को जकड़ लिया और उसे प्लेटफॉर्म से बाहर खींच ले गया। सभी लोग भय से सुन्न पड़ गए। केवल उसके पिता योस्तान ने हिम्मत दिखाई। वह बेटी को बचाने के लिए सीधे डेक पर दौड़ा। रास्ते में उसे एक लोहे का पाइप मिला जिसे उसने हथियार बना लिया। वह पूरी ताकत से राक्षस के टेंटिकल पर टूट पड़ा। कई बार वार करने के बाद आखिरकार वह उसे घायल करने में सफल हो गया और अंतिम क्षण में अपनी बेटी को छुड़ा लिया। इधर योहाना भी दूसरे टेंटिकलों से बचती हुई इधर उधर भाग रही थी। वह गलियारे से होते हुए वेंटिलेशन पाइप में घुसी और रेंगते हुए अंत में एक स्टोरेज रूम तक पहुंच गई। लेकिन टेंटिकल उसका पीछा करते हुए वहां भी आ पहुंचा। उसने योहाना की गर्दन को जकड़ लिया। तभी एरिक हाथ में अग्निशमन कुल्हाड़ी लेकर उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन योहाना ने उसे तुरंत रोक दिया। उसे समझ आ चुका था कि यह जीव केवल कंपन और हरकत महसूस करके शिकार ढूंढता है। यदि वह पूरी तरह स्थिर रहे तो शायद बच सकती है। कुछ तनावपूर्ण क्षणों के बाद टेंटिकल ने सचमुच उसे छोड़ दिया। अवसर का फायदा उठाते हुए एरिक ने पास रखे एक प्रोपेलर को चालू कर दिया। उसकी आवाज सुनते ही टेंटिकल उस ओर मुड़ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों वहां से भाग निकले। उधर ओगोर्ग एक कोल्ड स्टोरेज में छिप गया था। वहां उसे मारिया का दूसरा साथी मिला, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था और वह मरने की कगार पर था। दरअसल उस पर भी परजीवियों ने हमला किया था और उसके शरीर का लगभग सारा खून चूस लिया था। तभी कोल्ड स्टोरेज में रखी एक लाश के भीतर से एक और परजीवी धीरे धीरे बाहर निकला। वह रेंगते हुए ओगोर्ग के पैरों तक आ पहुंचा। देखकर लगा कि उसकी चाल कुछ धीमी है। हिम्मत जुटाकर ओगोर्ग ने उसे पलट दिया, लेकिन फिर उसकी मूर्खतापूर्ण जिज्ञासा जाग उठी और वह उसे पास से देखने झुक गया। किसी अज्ञात जीव के सामने ऐसी हरकत करना भारी गलती थी। परजीवी ने बिना देर किए उसके चेहरे पर चिपचिपा जहरीला द्रव उगल दिया। इसी बीच डेक पर पड़ी मारिया को होश आया, लेकिन जागते ही उसने ऐसा दृश्य देखा जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएगी। आसमान में फैली सुंदर उत्तरी रोशनी अचानक गायब होने लगी। उसकी जगह अनगिनत विशाल टेंटिकल उभर आई जो बादलों को चीरते हुए आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच रहे थे। वे इतने बड़े थे कि आधा आकाश ही ढक गया था। उन भयानक टेंटिकलों के हमले से बचने के लिए मारिया और उसका पिता मजबूर होकर समुद्र में कूद पड़े और अपनी पूरी ताकत लगाकर पास के दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर तैरने लगे। लेकिन जब योस्तान ने देखा कि विशाल टेंटिकल पानी को चीरता हुआ सीधे उनकी ओर बढ़ रहा है, तब उसे समझ आ गया कि दोनों का एक साथ बच निकलना लगभग असंभव है। उसने अपनी बेटी मारिया को अकेले प्लेटफॉर्म की ओर तैरने के लिए कहा और खुद उसके तथा उस भयावह टेंटिकल के बीच आकर खड़ा हो गया। वह अपनी बेटी की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार था। उधर योहाना और एरिक किसी तरह भागकर नियंत्रण कक्ष तक पहुंच गए, लेकिन समुद्री राक्षस अभी भी पूरे मछली फार्म को तबाह कर रहा था। विशाल प्लेटफॉर्म लगातार उसके हमलों का शिकार होकर धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में धंसता जा रहा था। तभी योहाना के कानों में अलार्म की आवाज पड़ी जो अभी भी ध्वनि उपकरणों के ओवर फ्रीक्वेंसी पर चलने की चेतावनी दे रहा था। उसी क्षण
उसे असली समस्या समझ आ गई। जब उसने देखा कि इस सबके पीछे का जिम्मेदार ओगोर्ग कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो उसने बिना समय गंवाए एक कुल्हाड़ी उठाई और ध्वनि नियंत्रण प्रणाली के मुख्य कंट्रोल पैनल पर जोरदार वार कर दिया। कुछ ही पलों में पूरा पैनल नष्ट हो गया और ध्वनि प्रणाली जबरन बंद हो गई। जैसे ही उपकरण बंद हुए, चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। दोनों ने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि मारिया समुद्र की सतह पर बिल्कुल स्थिर पड़ी हुई थी। उसके डूबने से पहले ही योहाना पानी में कूद गई। कुछ देर की मशक्कत के बाद वह मारिया को सुरक्षित बाहर निकाल लाई। रोते हुए मारिया ने बताया कि उसका पिता समुद्री राक्षस द्वारा ले जाया जा चुका है। योहाना उसे लगातार सांत्वना देती रही, लेकिन वह खुद भी जानती थी कि अब योस्थान के बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। इसी दौरान एरिक नियंत्रण कक्ष के बाहर गया और उसने 2 आपातकालीन फ्लेयर दागे। उनमें से एक दूर आसमान में जाकर फूटा, जिसे मारिया की मां ने देख लिया, जबकि दूसरा फ्लेयर ठीक उनके ऊपर चमका और उसकी रोशनी में वह चीज दिखाई दी जिसने तीनों के होश उड़ा दिए। उनके सामने वह समुद्री दानव पूरी तरह प्रकट हो चुका था। उसका विशाल शरीर आसमान तक फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कोई जीव नहीं बल्कि किसी दूसरे संसार का देवाकार राक्षस उनके सामने खड़ा हो। उसकी ऊंचाई और आकार इंसानी कल्पना से कहीं परे थे। तीनों लोग उसे देखकर स्तब्ध रह गए। डर के मारे उनकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। लेकिन कुछ ही क्षण बाद रोशनी पड़ने से परेशान होकर वह राक्षस फिर से समुद्र की गहराइयों में डूब गया। हालांकि सब जानते थे कि यह अंत नहीं था, वह दोबारा लौटेगा। यदि उन्हें जीवित रहना था तो अब इंतजार करने के बजाय खुद हमला करना पड़ेगा। राक्षस को मारने के लिए योहाना ने एक योजना बनाई। उसने फैसला किया कि बची हुई सभी ध्वनि तरंग मशीनों की सुरक्षा सीमाएं हटा दी जाए और उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाए। ऐसा करने से इतनी शक्तिशाली ध्वनि ऊर्जा पैदा हो सकती थी जो उस विशाल जीव के शरीर को भीतर से नष्ट कर दे। जब वे लोग तेजी से उपकरणों को संशोधित करने में लगे थे, तभी एक परजीवी चुपचाप उनकी ओर रेंगता हुआ आ पहुंचा। सौभाग्य से उसी समय मारिया की मां वहां पहुंच गई और समय रहते खतरे को टाल दिया। योजना पूरी होने के बाद योहाना ध्वनि उपकरणों को लेकर एक स्पीड बोट में सवार हुई और मछली फार्म से दूर खुले समुद्र की ओर निकल पड़ी। काफी दूर गहरे पानी में पहुंचने के बाद उसने नाव रोक दी। फिर ध्वनि उत्सर्जक उपकरण चालू किया और उसकी आवृत्ति को अधिकतम स्तर तक बढ़ा दिया। इसके बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे समुद्र में फेंक दिया। कुछ ही क्षणों बाद समुद्र की गहराइयों से एक भयावह और अजीब गर्जना सुनाई दी। चारों ओर फिर से घना कोहरा फैलने लगा। योहाना बेचैनी से उस राक्षस को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी वह अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ और एक ही झटके में स्पीड बोट को उलट दिया। योहाना सीधे गहरे समुद्र में जा गिरी। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, राक्षस के लंबे टेंटिकल ने उसे जकड़ लिया और अपने विशाल चेहरे के सामने ले आया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि राक्षस ने उसे निगला नहीं। वह बस अपनी विशाल चमकती आंखों से उसे देखता रहा। उसके मुंह से लगातार दर्द भरी आवाजें निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी गहरे दुख, किसी अन्याय या किसी मजबूरी को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हो। पहली बार योहाना को महसूस हुआ कि शायद यह जीव केवल एक राक्षस नहीं था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समुद्र की गहराई में पड़ा ध्वनि उपकरण पूरी शक्ति के साथ सक्रिय हो चुका था। अचानक एक भीषण ध्वनि तरंग पूरे क्षेत्र में फैल गई। वह सीधा उस जीव के शरीर के भीतर पहुंची और उसके हृदय पर घातक प्रहार किया। अगले ही पल विशाल राक्षस का शरीर ढीला पड़ गया। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। उसने धीरे धीरे योहाना को छोड़ दिया और फिर समुद्र की अथाह गहराइयों में डूबने लगा। वह प्राचीन गहरे समुद्र का जीव, जिसने न जाने कितनी सदियाओं इस पृथ्वी के अंधकारमय महासागरों में बिताई थी, आखिरकार इंसानों के लालच और लालसा की वजह से अपनी जान गंवा बैठा। लेकिन इस लड़ाई की कीमत भी बहुत भारी थी। समुद्र के भीतर लंबे समय तक रहने के कारण योहाना की ऑक्सीजन समाप्त हो चुकी थी। राक्षस के मरने के बाद भी वह सतह तक वापस नहीं पहुंच सकी। कुछ समय बाद एरिक घटनास्थल पर पहुंचा। उसे समुद्र की सतह पर केवल उलटी पड़ी स्पीड बोट दिखाई दी, लेकिन योहाना कहीं नजर नहीं आई। थोड़ी देर बाद एक मछली पकड़ने वाली नाव धीरे धीरे वहां आकर रुकी। एरिक तुरंत तैरकर नाव तक पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बुजुर्ग मछुआरे ने योहाना को पानी से निकाल लिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। योहाना की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। कहानी के अंत में मारिया अपने संकल्प पर कायम रहती है और समुद्री पारिस्थितिकी को बचाने के अभियान को आगे बढ़ाती है। लेकिन कहानी का सबसे डरावना रहस्य अब भी बाकी था।